नमस्कार। आज हम वसीयत यानी विल से जुड़े कुछ ज़रूरी कानूनी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि भाई वसीयत को किन ग्राउंड्स पर चैलेंज किया जा सकता है और इसे रद्द करने के क्या तरीके हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि कानून वसीयत को कैसे देखता है, कब उस पर सवाल उठ सकते हैं और रद्द करने की प्रक्रिया क्या है। हाँ, बिल्कुल। और हम इसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट के जो प्रावधान हैं और कुछ अदालती मामले भी हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। हाँ, ताकि जो आम तौर पर कन्फ्यूजन रहता है ना वसीयत को लेकर, वो थोड़ा दूर हो सके। हमारा मकसद ये है कि इन स्रोतों से सबसे काम की जानकारी निकालें। ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपर्ट, ये वसीयत होती क्या है। स्रोत बताते हैं कि इंडियन सक्सेशन एक्ट धारा 2H के तहत ये वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे की एक कानूनी घोषणा है। हाँ, बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि इसका रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण जरूरी नहीं है। अच्छा, हाँ। हाँ। हालांकि पंजीकरण से उसकी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, हाँ। वो बढ़ जाती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर वसीयत रजिस्टर्ड है भी तो भी उसे चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई। अदालत हमेशा किसी भी वसीयत को मानने से पहले अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करती है। हाँ, ये अंतरात्मा की संतुष्टि, ये क्या है? इसका मतलब है कि कोर्ट पूरी तरह से श्योर होना चाहता है कि ये वसीयत असली है, वसीयत करने वाले की सच्ची इच्छा है और इसमें कोई धोखाधड़ी, दबाव वगैरह नहीं है। समझ गई। तो ये चुनौती देने के मुख्य आधार क्या-क्या हो सकते हैं? स्रोत में तो कई बताए गए हैं। जैसे पहला है धोखाधड़ी यानी फ्रॉड। हाँ, फ्रॉड। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए किसी ने अपनी माँ से कहा कि ये जमीन के म्यूटेशन के कागज हैं हाँ। और धोखे से वसीयत पर साइन करवा लिए। ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ, ये तो है। और फिर आता है एक दबाव, कोएर्जन। जी, कोएर्जन। खास तौर पे जब वसीयत करने वाला व्यक्ति बुजुर्ग हो या बीमार हो, कमजोर हो, तब उन पर दबाव बनाना आसान हो जाता है। और एक है अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये थोड़ा अलग है शायद। हाँ, थोड़ा सा। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो भरोसे की पोजीशन में है, जैसे डॉक्टर, वकील या कोई करीबी रिश्तेदार, वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर वसीयतकर्ता के फैसले को प्रभावित करे। ये साबित करना अक्सर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब वसीयतकर्ता तो बताने के लिए है नहीं। सही बात। और एक बहुत बड़ा आधार है संदिग्ध परिस्थितियां, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। इसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत अहम है। अगर वसीयत के आसपास के हालात कुछ शक पैदा करें, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, सबसे रिश्ते ठीक हैं, लेकिन अचानक वो अपनी सारी जायदाद सिर्फ एक बच्चे के नाम कर दे, तो सवाल उठेगा। बिल्कुल। क्यों? क्या वजह थी? हरनीत सिंह वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी ही संदिग्ध परिस्थितियों को बहुत महत्व दिया था। स्रोत में एक और उदाहरण है जहां एक महिला ने पहले दान दी हुई संपत्ति के बाद बची संपत्ति भी मां के नाम कर दी, जबकि मां के अन्य बच्चों से भी अच्छे संबंध थे। हाँ, तो ऐसी बातें शक पैदा करती हैं। हाँ, और बात यह है कि संदिग्ध परिस्थितियों की कोई तयशुदा लिस्ट नहीं होती। अच्छा। हाँ, कानून कोई चेकलिस्ट नहीं देता कि ये 5 चीजें होंगी तो सस्पिशियस माना जाएगा। हर केस अपने आप में अलग होता है। ये तो मामले को और जटिल बना देता है। बिल्कुल। अदालत सारे तथ्यों को देखती है, फिर तय करती है। अच्छा, कुछ और आधार भी हैं, जैसे वसीयत का ठीक से निष्पादन न होना, लैक ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन। मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी ना हुई हो। जैसे सेक्शन 63 है इंडियन सक्सेशन एक्ट का। वो कहता है कि वसीयत पर कम से कम 2 गवाहों के साइन होने चाहिए। हाँ। और वो भी वसीयतकर्ता की मौजूदगी में। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो वसीयत मान्य नहीं होगी। ठीक है। और एक है वसीयत बनाने की क्षमता न होना, लैक ऑफ टेस्टामेंट्री कैपेसिटी। जी, यानी वसीयत करते समय वसीयतकर्ता या तो वयस्क ना हो या फिर मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। मतलब उसे समझ ही ना आ रहा हो कि वो क्या कर रहा है, उसकी संपत्ति क्या है और वो किसे दे रहा है। और अगर वसीयत ही जाली हो, फॉर्ज्ड विल। हाँ, ये तो सीधा सीधा क्राइम है। एक दिल्ली हाईकोर्ट का मामला भी है संजीव कुमार मित्तल वाला, जिसमें जाली वसीयत पाए जाने पर कोर्ट ने क्रिमिनल एक्शन भी शुरू करवाया था। बाप रे। तो ये बहुत गंभीर मामला है। और आखिर में एक आधार ये भी है कि शायद वो वसीयत बाद में रद्द कर दी गई हो, रिवोकेशन जिसे कहते हैं। हो सकता है उसके बाद कोई नई वसीयत बना दी गई हो।
तो इन सब आधारों पर चुनौती देने के लिए कोई समय सीमा भी होती होगी? हाँ, देखिए, जैसे ही वसीयत के बारे में पता चले या उसके प्रोबेट यानी न्यायिक प्रमाणीकरण के लिए अर्जी दी जाए, तभी चुनौती दे देनी चाहिए। देर करने से मामला कमजोर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई चुनौती देने की बात। अब अगर वसीयतकर्ता खुद ही अपनी वसीयत रद्द करना चाहे तो वो कैसे होता है? हाँ, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ वसीयतकर्ता के पास है, और वो भी अपने जीते जी, मरने के बाद नहीं। ओके। तो इसके मुख्य तरीके हैं। पहला, वसीयत को भौतिक रूप से नष्ट कर देना, फाड़ देना, जला देना। लेकिन अहम यह है कि ये काम रद्द करने के इरादे से किया गया हो। एक्सीडेंट में जल गई तो रद्द नहीं मानी जाएगी। अच्छा, इरादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा तरीका है एक नई वसीयत बनाना, और उस नई वसीयत में साफ साफ लिख देना कि मैं अपनी पिछली सभी वसीयतों को रद्द करता हूं। ठीक है। तीसरा, आप एक अलग से लिखित घोषणा भी कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाकर कि मैं अपनी फलां तारीख की वसीयत रद्द करता हूं, और इस घोषणा पर भी वैसे ही साइन और गवाहों की जरूरत होगी जैसे वसीयत बनाने में होती है। और चौथा है कानून द्वारा स्वतः रद्द होना। कुछ खास स्थितियों में कानून मान लेता है कि वसीयत रद्द हो गई, जैसे कुछ देशों के कानूनों में है कि अगर शादी के बाद वसीयत बनाई थी और फिर तलाक हो गया तो पूर्व पति या पत्नी के पक्ष में जो लिखा था वो हिस्सा अपने आप रद्द मान लिया जाता है। भारत में अवश्य ये थोड़ा अलग है। क्या इस पर कोई खास अदालती फैसला है जो रद्द करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता हो? सीधे तौर पर रद्द करने के तरीके पर तो नहीं, लेकिन एक केस है मीणा प्रधान बनाम कमला प्रधान 2014। ये वसीयत की वैधता साबित करने के सिद्धांतों पर ज्यादा फोकस करता है। अच्छा। ये केस फिर से यही कहता है कि वसीयतकर्ता की मौत के बाद वसीयत को रद्द नहीं किया जा सकता, उसे अदालत सिर्फ अमान्य घोषित कर सकती है। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल, और अमान्य घोषित करने के लिए वही आधार चाहिए: फ्रॉड, दबाव, क्षमता की कमी, ठीक से निष्पादन न होना, और उसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए। सबूत का भार उसी पर होता है जो वसीयत को सही बता रहा है, और अदालत का काम है वसीयतकर्ता के असली इरादे को समझना। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि वसीयत को चुनौती देने के कई ठोस कानूनी आधार मौजूद हैं। धोखाधड़ी, दबाव, संदिग्ध परिस्थितियां या फिर प्रक्रियात्मक कमियां। जी। और इसे रद्द करने के तरीके भी तय हैं, लेकिन वो शक्ति सिर्फ वसीयतकर्ता के पास उसके जीवन काल में ही होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो बात बार बार सामने आ रही है वो है अदालत की भूमिका। अदालत सिर्फ दो पार्टियों के बीच का झगड़ा नहीं सुलझा रही होती। हाँ। वो एक तरह से वसीयतकर्ता की आवाज बनने की कोशिश करती है, ये पक्का करने के लिए कि जो कागज पेश किया गया है वो वाकई उसकी अंतिम इच्छा है या नहीं। इसलिए प्रक्रिया और इरादे की स्पष्टता, ये दोनों चीजें बहुत अहम है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। जब ये अनुचित प्रभाव या संदिग्ध परिस्थितियों की बात आती है जिन्हें साबित करना अक्सर मुश्किल होता है, तो क्या आपको लगता है कि पारिवारिक रिश्तों की जो अनकही परतें होती हैं, जो कागज पे नहीं लिखी जाती, वो किसी केस के नतीजे को कितना प्रभावित कर सकती हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। यकीनन करती होंगी। कानून सबूत मांगता है, पर जज भी इंसान है। वो रिश्तों की बारीकियों, बैकग्राउंड को कहीं ना कहीं तो समझते ही हैं। पर हाँ, ये साबित करना हमेशा एक चुनौती रहता है। इस पे सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।